हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। वाईफाई कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। तो जो कोई भी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देकर आ गए हैं या देने जाएंगे, वे सभी को पता होगा ही कि आपका एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के एमसीक्यू से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, है ना। वहाँ से आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के एमसीक्यू को कवर कर रहे हैं। उसमें से यहाँ पर 3-4 चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जो कि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। डेली 4 से 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से आ रहे हैं। तो इस चैप्टर को अच्छे से ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिएगा। तो ये है एनसीईआरटी क्लास 10th के 10वां चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का एग्जाम्पलर का एमसीक्यू। तो चलिए देखते हैं क्या है प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समानांतर प्रकाशपुंज बना सकता है। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों ही एक दूसरे से 90 डिग्री पर रखे तो समतल दर्पण और अवतल दर्पण तथा अवतल लेंस दोनों ही। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा पता है आपको? इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण और उत्तल लेंस इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को। यहाँ बोला क्या गया है कि जैसे कि हम लोग अवतल दर्पण में या फिर उत्तल लेंस में, ठीक है, अवतल दर्पण में या उत्तल लेंस में जब भी हम लोग किसी बिंदु स्रोत से आपतित होती है, ठीक है, कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समानांतर प्रकाश पुंज बना देता है। तो किसी बिंदु स्रोत से जब आपतित होगा ना प्रकाश की किरण, तो ये क्या होगा, इसके समानांतर परावर्तित हो जाएगा, इसके समानांतर परावर्तित हो जाएगा। तो यही यहाँ पर बात बोला जा रही है, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह क्वेश्चन आपका आ चुका है पिछले शिफ्ट में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है और इसी तरह क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है बार बार। तो यहाँ पर बोला गया है कि 10 मीटर लंबी कोई सुई किसी अवतल दर्पण के सामने ऊर्ध्वाधर रखी है, मतलब कि दर्पण कैसा अवतल और ऊर्ध्वाधर रखी है, यानी कि आपको क्या दिया हुआ है, 10 मीटर की लंबी सुई की ऊंचाई दिया हुआ है 10 मिलीमीटर। ठीक है, और इस सुई का 5 मिलीमीटर लंबा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यानी कि बिंब की ऊंचाई दिया है 10 मिलीमीटर और प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना दिया है 5 मिलीमीटर। ठीक है, और दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, यानी कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। मतलब क्या हुआ, भी प्रतिबिंब दूरी आपका दिया हुआ है -30 सेंटीमीटर, क्योंकि आपका अवतल दर्पण है इसलिए प्रतिबिंब दूरी माइनस में होगा। ठीक है ना। तो अब इसको आप बनाएंगे कैसे? तो सिंपली बना सकते हैं हम लोग। आवर्धन बराबर क्या जानते हैं हम लोग? आवर्धन बराबर जानते हैं -v/u और -v, यानी कि v कितना दिया है वहाँ पर v दिया हुआ है आपका 30 सेंटीमीटर। कितना? 30 सेंटीमीटर। और u कितना दिया हुआ है? तो u दिया हुआ है आपके, u हो जाएगा आपका कितना? u हो जाएगा आपका x। ठीक है, u क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ नहीं, u निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग फोकस दूरी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? वस्तु की ऊंचाई बटे प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो वस्तु की ऊंचाई कितना है 5, यानी कि -5 हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड बनेगा। और प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना हो जाएगा, सॉरी वस्तु की ऊंचाई कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर माइनस कट गया और 5 दूना 10 कट गया। यहाँ पर 2 से 30 को गुना करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, -60 मिलीमीटर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर x मान लिए, या फिर हम लोग इसको u भी मान सकते थे। तो u अगर लेते हैं तो यहाँ पर वस्तु दूरी कितना निकल गया, -60 मिलीमीटर। ठीक है, अब वस्तु दूरी -60 मिलीमीटर निकल गया। ठीक है, वस्तु दूरी हमारा -60 मिलीमीटर निकल गया और प्रतिबिंब दूरी v बराबर भी दिया हुआ है हमको -30 मिलीमीटर। तो हम लोग फोकस दूरी नहीं निकाल सकते, दर्पण सूत्र से आराम से निकाल सकते हैं। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u करते हैं तो 1/f बराबर कितना हो जाएगा, 1/u कितना था, u था आपका, u है आपका कितना -60 निकाले हम लोग, और v कितना हो जाएगा -30। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर 60 हो जाएगा, और 60 से करेंगे तो यहाँ पर -1 हो जाएगा और यहाँ पर -2 हो जाएगा, यानी कि 60 बटे -3 हो जाएगा। 1/f बराबर -3/60। तो f बराबर कितना हो जाएगा, f बराबर 60 बटे -3, जैसे ही पलटेंगे तो, और 3 से 60 कट जाएगा तो -20 हो जाएगा, है ना। तो -20 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। कितना? -20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर लिख दिया है, यहाँ पर मिलीमीटर होगा, बाय मिस्टेक टाइपिंग हो गया है, सेंटीमीटर में ही आंसर दिया हुआ है ना। तो ये सब भी आपका सेंटीमीटर में होगा, बाय मिस्टेक यहाँ पर मिलीमीटर लिखा गया है। इसको ध्यान में रखिएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न आपके पास, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण बिंब से बड़ा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो कौन सी स्थिति में अवतल दर्पण बिंब से बड़ा बनाता है? आप सभी को पता होगा, जब हम लोग वक्रता केंद्र से
फोकस दूरी के बीच में रखेंगे तभी बनाएगा, ठीक है ना। तो जब दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो, गलत बात है, उसे वक्रता केंद्र पर होने पर बराबर बनाएगा। जब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच हो, ध्रुव और फोकस के बीच हो, तो ध्रुव और फोकस के बीच रहेगा तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है, दर्पण के पीछे बनाता है प्रतिबिंब। जब बिंब दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो, हाँ ये सही है, तब क्या बनाएगा, वास्तविक बनाएगा और उल्टा बनाएगा और क्या, बड़ा बनाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। माध्यम ए से बी में गमन करते दर्शाया गया है, माध्यम ए से बी में गमन करते हुए दर्शाया गया है। माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक क्या होगा। तो सिंपली है अपवर्तनांक निकालना, साइन आई बटे साइन आर कर देंगे, है ना। और साइन आई होता है इंसिडेंट एंगल, यानी कि कितना हो जाएगा इंसिडेंट एंगल, क्योंकि इधर से इधर जा रहा है और अभिलंब के साथ इंसिडेंट एंगल बनाता है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। और आर हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। तो साइन आई बटे साइन आर यानी कि क्या मतलब हो गया, यू इज इक्वल टू साइन आई यानी कि 60 डिग्री बटे साइन आर यानी कि कितना हो गया 45 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, है ना। और साइन 45 डिग्री का 1/√2। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 ऊपर जाएगा, यानी कि √3 गुना √2 हो जाएगा। अब बटे नीचे में आ जाएगा 2। अब √2 से 2 को कटाएंगे नीचे हो जाएगा √2, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, √3/√2। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 5, बहुत अच्छा प्रश्न है। कोई प्रकाश किरण चित्र 10.2 में दर्शाया गया है अनुसार माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है, तो माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक क्या होगा। माध्यम बी का अपवर्तनांक क्या होगा माध्यम ए के सापेक्ष। देखिए प्रतिबिंब जो है क्या होता है, विरल से जब सघन में जाता है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, और जब विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। साथ ही साथ क्या होगा, उसका 1 से अधिक अपवर्तनांक होगा। क्या होगा, अपवर्तनांक का मान 1 से अधिक हो जाता है जब अभिलंब की ओर मुड़ेगा, यानी कि जब सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तनांक बढ़ता है ना। तो यहाँ पर देखिए सघन माध्यम में जैसे ही प्रवेश करेगी तो हम लोग जानते हैं कि अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, तो ये सीधा नहीं निकलने के क्या कर रही है, सीधा ना निकल करके अभिलंब की ओर मुड़ रहा है। इसका मतलब क्या हो, ये हो गया सघन माध्यम, ये हो गया विरल माध्यम। और जैसे ही सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अपवर्तनांक हमेशा याद रखिएगा 1 से अधिक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और सघन से विरल में जैसे ही प्रवेश करेगा तो अपवर्तनांक 1 से कम हो जाएगा, ये भी ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, 5 का ए नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सिंपल क्वेश्चन दिया है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि चित्र 10.3 में दर्शाए गए अनुसार प्रकाश पुंज किसी बॉक्स में छिद्र ए तथा बी से अपतित होकर क्रमशः छिद्र सी तथा डी से बाहर निकलते हैं। बॉक्स के भीतर निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। तो सीधा ये यहाँ से आया और सीधा इधर से निकल गया, फिर इधर से आया और इधर से निकल गया। ये टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कोई अवतल लेंस या अवतल दर्पण लगा हुआ नहीं है। इसका मतलब कांच का स्लैब है, ये सिर्फ से और सिर्फ क्या है, एक कांच का एक स्लैब है और इससे होकर सीधे प्रकाश गुजर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 7। चित्र 10.4 में दर्शाए अनुसार कोई किरण प्रकाश पुंज बॉक्स के फलक ए, यानी कि बॉक्स के फलक ए मतलब हो गया ये वाला फलक, ठीक है, सरफेस हो गया, ये वाला ए वाला सरफेस हो गया, से आपतित होकर फलक बी यानी कि ये वाला सरफेस हो गया के छिद्र से बाहर निकलती है। इस बॉक्स के भीतर निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। तो देखिए अब सिंपल बात है, 1 नंबर का देखिए यहाँ पर जैसे ही 1 नंबर यहाँ पर गुजारे हैं तो ये निकला कहाँ है, इधर निकला है। इसका मतलब क्या हुआ, 11 नंबर यहाँ गुजारे हैं तो निकला किधर से है, इधर से, सीधे ना निकल के इधर मुड़ गया, है ना। तो कौन सा प्रतिबिंब दर्पण में ऐसा होता है, आपको पता है, जब उत्तल लेंस हम लोग प्रयोग करते हैं तो यहाँ हम लोग जैसे ही प्रकाश गुजारते हैं तो ये क्या होता है, सीधे इधर से निकल जाता है ना। यहाँ गुजारते हैं सीधे इधर से निकल जाता है, फिर यहाँ गुजारेंगे सीधे इधर से निकलेगा, फिर यहाँ गुजारेंगे सीधे इधर से निकलेगा। तो इस प्रकार यहीं पर यहाँ पर भी वही हो रहा है, 1 नंबर में इधर गुजर रहा है, 2 नंबर में इधर गुजर रहा है, 3 नंबर में इधर गुजर रहा है, 11 नंबर में इधर गुजर रहा है, 12 में इधर गुजर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर कौन सा लेंस लगा हुआ है, कोई प्रिज्म वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उत्तल लेंस लगा हुआ है। क्या उत्तल लेंस लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 7 का डी नंबर आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये डी नंबर जो आंसर है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अब निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सत्य है। देखिए 0.25 फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर होगा, 0.25 फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता -4 डायोप्टर होगा, या फिर 0.25 फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर होगा, या फिर 0.525 फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता -4 डायोप्टर। देखिए अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है, माइनस में होता है,
और उत्तल लेंस की क्षमता प्लस में होता है। तो उत्तल लेंस की क्षमता देखिए यहाँ पर प्लस में दिया हुआ है 4 डायोप्टर, तो प्लस में लाने के लिए क्या करना होगा, ठीक है, प्लस में अगर दिया हुआ जिसका मतलब इधर भी प्लस रहना चाहिए तभी तो यहाँ पर आएगा, क्योंकि यार देखिए अगर हम लोग पी निकाल रहे हैं क्षमता तो 1/f होता है, और 1/f अगर यहाँ पर भी प्लस है 0.25, यहाँ पर दिया हुआ ना प्लस 0.25 मीटर, तो जैसे प्लस दिया हुआ इसका मतलब क्या हो गया, 1 से डिवाइड करेंगे हम लोग तो यहाँ पर 4 डायोप्टर आ जाएगा ये प्लस में, तो ये 4 डायोप्टर आ रहे हैं क्षमता, इसका मतलब 1 नंबर ही आपका सही आंसर हो जाएगा, 2 नंबर नहीं होगा सही। क्यों? क्योंकि देखिए उत्तल लेंस की क्षमता माइनस में नहीं होता है, प्लस में होता है। अवतल लेंस की क्षमता देखिए यहाँ पर प्लस में नहीं होता है, माइनस में होता है। अवतल लेंस की क्षमता माइनस में होता है ये तो दिया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, प्लस में दिया है, तो प्लस में जैसे ही हम लोग निकालेंगे डी मतलब पावर, तो क्या होगा यहाँ पर प्लस में आंसर आ जाएगा, माइनस में आएगा नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पर माइनस रहता तो ये भी सही हो जाता, तो ये ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया वाहन में पश्च दृश्य को देखने के लिए, तो सही बात है, एकदम आसानी से आप लोग सब कुछ जानते हैं इसका कि पश्च दृश्य को देखने के लिए हम लोग देखने के लिए लगे दर्पण का आवर्धन क्या होता है, 1 से कम होता है, 1 से अधिक होता है, 1 से छोटा होता है। हम लोग को पता है आवर्धन बराबर क्या होता है, वस्तु दूरी बटे प्रतिबिंब दूरी बटे वस्तु दूरी। तो प्रतिबिंब क्या होता है, उत्तल दर्पण में छोटा करके दिखाता है ना, तो प्रतिबिंब छोटा करके दिखाता है, इसका मतलब 1 से कम होगा आवर्धन, 1 से क्या होगा, कम होगा आवर्धन, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और किसी अवतल दर्पण पर आपतित सूर्य की किरणें, ठीक है, किसी अवतल दर्पण पर आपतित सूर्य की किरणें दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर अभिसारित होती है, अभिसारित हो रही है, इसका मतलब कौन सा लेंस हो गया, अभिसारी किस में होता है और अपसारी किसको बोलते हैं, तो अपसारी बोलते हैं हम लोग उत्तल दर्पण को, और अभिसारी बोलते हैं हम लोग अवतल दर्पण को, है ना। तो यहाँ पर अवतल दर्पण की बात हो रही है, तो 15 सेंटीमीटर दूरी पर अभिसारित होती है। इस दर्पण के सामने किसी बिंब को कहाँ पर रखें कि इसका समान साइज प्राप्त होगा, तो देखिए समान साइज दर्पण में कब प्राप्त होता है, जब वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखा जाए, तो है ना, वक्रता केंद्र पर अगर हम वस्तु को रखते हैं, ये मान लीजिए सी है और ये एफ है, फोकस दूरी से दुगनी दूरी होती है वक्रता केंद्र की, आपको पता ही होगा। तो वक्रता केंद्र पर अगर हम कोई वस्तु रखते हैं तो बराबर प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर अभिसारित होती है, यानी कि फोकस में अभिसारित होता है, सभी को पता है अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब अभिसारित होता है कहाँ, फोकस में अभिसारित होता है, फोकस में दूरी कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर दिया है। तो बोल रहा है कहाँ पर रखेंगे कि वस्तु के समान आकार का प्राप्त होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, वस्तु को यहाँ रखेंगे, और यहाँ रखेंगे तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो जाएगा, क्योंकि फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दिया है, तो वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगी, 15 दूना 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है निम्नलिखित में से किसके द्वारा निश्चित रूप से किसी दूरस्थ ऊंचे भवन की का पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण, एक समतल दर्पण, या उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, ठीक है, उपरोक्त में से क्या हो जाएगा, सभी। देखिए इसका उपरोक्त सही नहीं होगा, क्योंकि बोला रहा है निश्चित रूप से, क्या बोला जा रहा है, निश्चित रूप से किसी ऊंचे भवन का पूरे प्रतिबिंब का, भवन का पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। तो पूरी लंबाई किसमें देखा जा सकता है, हम लोग उत्तल लेंस का अगर प्रयोग, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं तब देखा जा सकता है, क्यों, इसमें छोटा करके दिखा देगा और आसानी से हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर जो दिया हुआ है एनसीईआरटी में थोड़ा गलत दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, आंसर यही हो जाएगा, बी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट में बल्ब कहाँ लगा होता है, तो सभी को पता होगा बल्ब कहाँ पर लगा हुआ रहता है, तो बल्ब लगा हुआ रहता है आपका परावर्तक फोकस के अत्यधिक निकट, कहाँ, परावर्तक फोकस के अत्यधिक निकट, यानी कि जो फोकस जहाँ से परावर्तित होगा, ठीक है, फोकस जहाँ से परावर्तित होगा उसके एकदम अत्यधिक निकट लगा हुआ रहता है क्या, हेडलाइट। हेडलाइट कहाँ लगा रहता है, हेडलाइटों में जो बल्ब लगा हुआ रहता है वो उसके परावर्तक सतह, जो ये परावर्तक सतह है, तो ये बल्ब इसके एकदम अत्यधिक निकट लगा हुआ रहता है। तो ये पॉइंट याद रखना है कि परावर्तक जो होता है, परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट लगा हुआ रहता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर की ओर बढ़ते हैं, वायु, देखिए वायु से कांच का आयताकार स्लैब पर आपतित प्रकाश की किरण जो होता है का गमन पथ से 4 विद्यार्थियों ए बी सी डी ने चित्र में दर्शाया गया है, इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं, ये दिया हुआ है आपका क्या, कैसा स्लैब है, कांच का स्लैब है, यानी कि विरल से हवा हो गया आपका विरल और कांच हो गया सघन, है ना। तो कांच का स्लैब है, जब विरल से हम लोग सघन में जाते हैं तो क्या होता है, प्रतिबिंब जो होता है अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो ये देखिए यहाँ पर आपका प्रतिबिंब अभिलंब की ओर मुड़ा है, इधर नहीं निकल के, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। दूसरा नंबर देखिए, लेकिन अगर आगे हम फिर से अगर हम सघन से विरल की ओर जाएंगे तो इधर फिर मुड़ना चाहिए, अभिलंब से दूर भागना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं भागा है, तो ये गलत हो जाएगा। ये तो सीधा निकल गया है, तो सॉलिड गलत है, ये भी यहाँ पर सीधा निकला है, सॉलिड गलत होगा। तो जब यहाँ पर विरल से हम लोग सघन में आ रहे हैं तो अभिलंब की ओर झुका है ना, अभिलंब की ओर झुका है,
सीधे ना निकल करके अभिलंब की ओर झुका है। और जब हम लोग सघन से विरल की ओर जाते हैं तो ये सीधे ना निकल करके क्या होता है, अभिलंब से दूर हट जाता है, तो ये भी दूर हटा है। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपको जल, तारपीन का तेल, बेंजीन तथा केरोसिन दिया जाता है। इनमें से किस माध्यम में समान कोण पर तिरछी आपतित कोई प्रकाश किरण सबसे अधिक मुड़ेगी? तो किस पर सबसे अधिक मुड़ेगी, किस पर सबसे अधिक मुड़ेगी? जिसका आपका क्या होगा, जो ज़्यादा जिसका क्या होगा, डेंस होगा, है ना, तो बेंजीन हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी, इसको याद रख लीजिएगा, बेंजीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 16, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एक अवतल दर्पण पर 10.6 में दर्शाए गए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न में से आरेखों में से कौन सा सही है? तो देखिए कौन सा सही है। जब हम लोग जानते हैं कि आपतित प्रकाश की किरण किसी दर्पण से होकर आपतित होती है तो वह क्या होता है, वह फोकस से होकर गुजरती है, वह फोकस से होकर, मुख्य अक्ष के फोकस से होकर गुजरती है। तो देखिए यहाँ पर फोकस से होकर कौन सा गुजरा है, तो यहाँ पर तो गुजरा ही नहीं है, तो गलत हो गया। ये भी फोकस से नहीं गुजरा, ये भी गलत, ये तो 2F हो गया, वक्रता कैसे गुजरा है, ये भी गलत, इसमें भी गलत। ये यहाँ पर देखिए फोकस से गुजरा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। किसी उत्तल लेंस पर चित्र इतना में दर्शाए गए आपतित प्रकाश की किरण के लिए निम्न आरेखों में से कौन सा सही है? इसमें भी वही होगा कि कोई भी आपतित किरण जो होता है क्या होता है, जब समानांतर आपका उत्तल लेंस में जब समानांतर आपतित होता है, ठीक है, तो वो फोकस से होकर गुजरता है। और अगर कोई किरण जो है फोकस से होकर आपतित होती है तो वह समानांतर गुजरती है, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ये तो आपका गलत हो गया। ये आपका देखिए फोकस से होकर जैसे ही गुजर रही है तो ये अक्ष के समानांतर गुजर रही है, ये आपका सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का। ठीक है, चलिए 18 नंबर आपका ए है, ऑप्शन नंबर ए है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर है। चलिए 18 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर दिया है, कोई बच्चा किसी जादुई दर्पण के सामने खड़ा है, वह यह देखता है कि उसकी प्रतिबिंब में उसका सिर बड़ा है। तो सिर बड़ा हम लोग को किस में दिखता है, किस प्रकार के प्रतिबिंब में सिर बड़ा दिखेगा, सभी को पता होना चाहिए। उसके बाद देखता है कि मध्य भाग का साइज समान है, इसका मतलब क्या है, समान साइज यानी कि मध्य भाग में समतल दर्पण लगा हुआ है। उसके बाद है छोटा है, पीछे का भाग क्या है, छोटा दिखता है। तो छोटा किस में दिखता है, आप लोग को सभी को पता होना चाहिए। अवतल दर्पण में बड़ा दिखता है, समतल दर्पण में समान दिखता है और उत्तल दर्पण में छोटा दिखता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 19 और ये लास्ट क्वेश्चन आप लोग का। ठीक है, तो यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन खत्म होने वाला है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर किसी स्थित बिंब का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा होगा? तो सिंपल है, अवतल दर्पण द्वारा उत्तल दर्पण के द्वारा और अवतल लेंस और उत्तल लेंस, ये चारों में अगर हम लोग क्या होता है, अनंत में अगर प्रतिबिंब को रखेंगे, वस्तु को रखेंगे, तो प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा प्राप्त होगा चारों में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो जितना पढ़ा है इसको फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। ठीक है, कौन सा चैप्टर नेक्स्ट में बताऊंगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।